साथियों, यदि आपने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किया है, अर्थात यदि आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के अंतर्गत असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए खास होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी विद्युत दुर्घटना में यदि व्यक्ति करंट की चपेट में है तो सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कार्य होगा बिजली की आपूर्ति बंद करना। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले मेन स्विच या एमसीबी यदि लगा हुआ है तो उसको बंद करेंगे और बंद करके विद्युत आपूर्ति रोकेंगे। इसके बाद सुरक्षित तरीके से प्राथमिक उपचार हम देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, बीआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, बीआईएस का मुख्य उद्देश्य जो है वो है गुणवत्ता और मानवीकरण सुनिश्चित करना, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि बीआईएस जो है भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता हो गया या सुरक्षा हो गया या विश्वसनीयता हो गया, ये सभी ये सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पादन मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर ए ऑप्शन दिया गया विद्युत उत्पादन करना, तो विद्युत उत्पादन करना अलग विषय हो जाएगा, ये बीआईएस के अंतर्गत नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया बिजली का बिल बनाना, तो बिजली का बिल जो बनाना है ये विद्युत वितरण कंपनियां जो है ये निर्धारित करती है। और डी ऑप्शन दिया गया तारों का निर्माण करना, तो ये तो बीआईएस के अंतर्गत आता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? दो फ्लक्स जो होता है साथियों, ये ऑक्साइड हटाकर एक तरह से मजबूत जोड़ बनाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फ्लक्स होता है वो धातु की ऑक्साइड जो परत होती है उसको हटाने का काम करता है, जिससे सोल्डर जो होता है अच्छी तरह से फैल जाता है और मजबूत हो जाता है, टिकाऊ जोड़ बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो समान वोल्टेज पर धारा क्या होगा? तो धारा जो होगा घट जाएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ओम का नियम है आई बराबर भी अपान आर। देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रतिरोध बढ़ जाए, तो ये आर को यदि आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज पे पूछा जा रहा है कि धारा क्या होगा, तो ये भी का क्या होगा? तो देखिए, वोल्टेज यदि स्थिर रहता है तो स्थिर रहने पर प्रतिरोध यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध के बढ़ने से धारा जो होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण अर्थ लीकेज से सुरक्षा प्रदान करता है? एमसीबी तो ये आपका हो जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। और ईएलसीबी जो होता है, जिसका पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये जो होता है तुरंत सप्लाई काट देता है, मतलब कि व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें सी ऑप्शन की, जो कि डीपी स्विच दिया गया है, तो ये केवल एक तरह से सप्लाई को चालू या बंद कर सकता है। और उसी प्रकार यहाँ पे किट कैट फ्यूज, जो कि यहाँ पे फ्यूज जो होता है एक तरह से धारा पर ये पिघलता है, जब अधिक करंट यहाँ पे आती है तो ये खुद पिघलाकर एक तरह से लीकेज यहाँ पर पैदा करता है, जिससे आगे धारा प्रवाहित नहीं होती है और जो भी फॉल्ट होता है यहीं तक रुक जाता है, सीमित हो जाता है। तो ये इसका काम अलग है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाइप अर्थिंग में मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में साथियों जीआई पाइप का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, पाइप अर्थिंग में क्या होता है
जस्ती लोहा होता है जिसको हम जीआई बोलते हैं, जो कि पाइप भूमि में क्या करता है, ये गहराई तक दबाव एक तरह से बनाता है जिससे अर्थ प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। और वहीं पर ए ऑप्शन दिया गया तांबे की प्लेट। तो ये जो प्लेट होता है एक तरह से अर्थिंग में होता है, लेकिन ये जो प्लेट होता है इसको हम प्लेट अर्थिंग के नाम से जानते हैं, पाइप अर्थिंग के नाम से नहीं जानते। तो ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया लकड़ी का डंडा। तो लकड़ी जो है एक तरह से विद्युत की खराब चालक है, सबको मालूम है लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। और डी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम तार। तो केवल तार लगाने से एक तरह से सही अर्थिंग नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे क्यों तो आप यहाँ पे एक तरह से उपयोग करेंगे जिसको पाइप यहाँ पे अर्थिंग बोला जाता है, और एक और होता है प्लेट अर्थिंग। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको उपयोग करना ही होगा, केवल यहाँ पे एल्युमिनियम तार का आप उपयोग करके अर्थिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पीएमएमसी मीटर केवल किस प्रकार की धारा मापने के लिए उपयुक्त है। तो ये केवल डीसी मापता है। जी हाँ, पीएमएमसी जो मीटर होता है ये अस्थाई चुंबक और मूविंग कॉइल जो सिद्धांत होता है उस पे काम करता है। तो केवल ये डीसी मापता है सही तरीके से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और यहीं पर ए ऑप्शन एसी दिया गया है। तो एसी में धारा की दिशा जो होती है लगातार बदलती रहती है। तो इससे क्या होता है कि पीएमएमसी का जो औसत टार्क होता है वो शून्य देखने को मिलता है, और ये यहीं पर गलत साबित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी गलत होगा। और एसी और डीसी दोनों तो कहना ही गलत है, क्योंकि दोनों पे ये काम नहीं करता है। और उच्च आवृत्ति दिया गया, हालांकि आवृत्ति से इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 फेज प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो 3 फेज प्रणाली का मुख्य लाभ होता है अधिक शक्ति, मतलब यहाँ पे पावर आपको अधिक मिलेगा, और जो भी यहाँ पे उपकरण आप यूज कर रहे हैं, भारी मशीनें यूज कर रहे हैं, वो सही तरीके से काम करेगा। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 फेज प्रणाली में समान शक्ति के लिए कम चालक सामग्री लगती है, जिससे जो एफिशिएंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो अधिक होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है आपका ए करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया अधिक वोल्टेज ड्रॉप। तो अच्छी तरह डिजाइन किए गए जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें वोल्टेज जो ड्रॉप होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अधिक यहाँ पे कहना गलत होगा। अधिक हानि भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज प्रणाली में हानि जो देखने को मिलती है कम ही देखने को मिलती है। और कम दक्षता यहाँ पे दिया गया है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो 3 फेज प्रणाली में जो होता है सिंगल फेज की तुलना में जो दक्षता होता है, एफिशिएंसी जो होता है, वो अधिक होता है। तो ये यहाँ पे कम कहना गलत होगा। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। साथियों, लेड एसिड बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, लेड एसिड बैटरी में क्या होता है कि हाई घनत्व होता है, और हाई घनत्व वाला जो पतला सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो ये जो होता है एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है, लेकिन हमसे केवल क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ए ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो होता है लेड एसिड बैटरी में उपयोग नहीं किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सी ऑप्शन दिया गया नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये अत्यधिक प्रक्रियाशील होता है बैटरी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये उपयोग नहीं किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया आसूत जल। तो आसूत जल जो होता है केवल इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी एसी परिपथ का पावर फैक्टर कम हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। पावर फैक्टर यदि कम होता है तो धारा जो होती है वो बढ़ जाती है। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कम पावर फैक्टर से क्या होता है कि लाइन करंट बढ़ता है
और इससे क्या होता है कि तांबे की जो हानियां होती हैं और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और जो विद्युत खर्च होता है और भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि यदि किसी एसी परिपथ का पावर फैक्टर कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा जो होगी साथियों वो बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया धारा कम हो जाती है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों कम पावर फैक्टर पे समान एक तरह से देखा जाए तो शक्ति जो होती है वो अधिक यहाँ पे धारा की इसमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कम कहना बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो पावर फैक्टर कम होने पर वोल्टेज शून्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया आवृत्ति बढ़ जाती है। तो आवृत्ति जो होती है विद्युत स्रोत द्वारा निर्धारित होती है, पावर फैक्टर बदलने से आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, ये नोट कर लीजिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है लेड एसिड बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम करने पर क्या मिलना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे आसूत जल, जी हाँ आसूत जल इसलिए होगा क्योंकि लेड एसिड बैटरी की पूछा जा रहा है। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो स्तर होता है वो कम होने लगता है। तो इसमें बैटरी में क्या मिलाया जाता है, आसूत जल मिलाया जाता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की जो गुणवत्ता रहती है वो बनी रहती है। तो बैटरी की जो यहाँ पे क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और ज़्यादा दिनों तक भी चलती है। तो केवल ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना चाहिए। तो बैटरी में कौन सा पानी मिलाया जाता है, तो आसूत जल मिलाया जाता है। ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है एक तरह से सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है इससे मिलाने पे इलेक्ट्रोलाइट का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है और ये बैटरी की जो प्लेटें होती हैं उनको नुकसान भी पहुंचाता है, खदड़ देता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये नहीं मिलाया जाता है। नल का पानी तो बिल्कुल भी नहीं मिला सकते, क्योंकि नल के पानी में क्या होते हैं लवण होता है, अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो बैटरी की प्लेटें पर ये जमकर एक तरह से उसकी जो क्षमता होती है उसको घटा देती है, मतलब कि बैटरी जो होगी वो आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो नल का पानी हम नहीं मिला सकते हैं। और केरोसिन तो बिल्कुल भी नहीं मिला सकते, क्योंकि केरोसिन यहाँ पे नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हानि पहुँचाएगा और ये खतरा भी होगा, जो कि जैसे आप करंट देंगे वैसे इसमें यहाँ पे जो पानी तेल होगा वो खोलने लगेगा और ये एक तरह से देखा जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये आप नहीं मिला सकते हैं। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत स्थापना में वोल्टेज ड्रॉप कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया छोटे आकार का केबल उपयोग करना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पतले केबल का प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है बढ़ जाता है। तो केबल यहाँ पे गर्मी हो सकता है, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे छोटे आकार के केबल का, हम यहाँ पे करेंगे बड़े आकार का, क्योंकि मोटे केबल और प्रतिरोध जो होगा मोटे केबल में देखने को मिलेगा वो कम ही देखने को मिलेगा। तो इससे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा कम होगा और ऊर्जा की जो हानि होगी वो भी कम होगी। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, बड़े आकार के केबल का उपयोग करना, मतलब मोटे केबल का उपयोग करना। ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 13, जहां पे साथियों पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट होगा, ये दोनों स्थितियों में क्या करता है स्वयं को टिप कर देता है और स्वयं को टिप करके सप्लाई बंद कर देता है। तो इसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए बेहतर माना जाता है। बाकी स्विच से आप केवल ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जो प्लग टॉप होता है एक तरह से सप्लाई से जोड़ने का एक माध्यम होता है, ये ऑन ऑफ से मतलब नहीं होता है, और न ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा भी प्रदान करता है। और डी ऑप्शन दिया गया इंडिकेटर, तो इंडिकेटर केवल एक तरह से सप्लाई की जो उपस्थिति होती है उसको दर्शाने का काम करता है। आपने बोर्ड देखा होगा, बोर्ड के बगल में एक इंडिकेटर लगा होता है रेड कलर की जिसमें बत्ती बढ़ती है, उसी को इंडिकेटर बोला जाता है। तो ये पूछा जा रहा है, तो इससे कोई सुरक्षा नहीं होता है, इसके लिए हम एमसीबी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है एक आदर्श इंसुलेटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। तो आदर्श मतलब बेहतर होना चाहिए। जी हाँ, बहुत यहाँ पे कह सकते हैं अधिक। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। एक अच्छे इंसुलेटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे धारा प्रवाह का रुकावट जो होगा इससे क्या होगा, धारा का प्रवाह लगभग एक तरह से रुक जाएगा, तो विद्युत सुरक्षा एक तरह से सुनिश्चित रहेंगे। तो इस इंसुलेटर में क्या होता है, तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो यही हमारा सही हो जाएगा कि बहुत अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। बहुत यदि कम रहेगा तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। कम प्रतिरोध मतलब कि अच्छा कंडक्टर, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया शून्य। हालांकि शून्य प्रतिरोध जो केवल होता है आदर्श चालक का गुण ही माना जाता है, तो इंसुलेटर में तो नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया गया तापमान के बराबर। तो प्रतिरोध का तापमान से संबंध हो सकता है, लेकिन उसका तापमान के बराबर होना एक तरह से कोई यहाँ पे परिणाम नहीं है, और ऐसी चीज किसी बुक में भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील में चुंबकत्व जो होते हैं लंबे समय तक बने रहते हैं, और इसी कारण अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील जो कि सबसे ज़्यादा इसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन साथियों आपका सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया नरम लोहा। तो साथियों नरम लोहा जो होता है आसानी से चुंबकित होता है, लेकिन चुंबकत्व जो होता है इसमें बहुत ही जल्द समाप्त होता है। आप चुंबक आपने नॉर्मली देखा होगा, जब चुंबक में आप सामान्य यहाँ पे लोहा आप अटैच करेंगे तो वो आकर्षित हो जाता है और बहुत ही जल्द जो होता है एक तरह से चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं करता है, कुछ ही समय तक करता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन स्टील जो होता है ये लंबे समय तक होता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है। तो संधारित्र का मुख्य कार्य होता है विद्युत ऊर्जा का संचय करना। जी हाँ, कैपेसिटर अपने दो प्लेटों के बीच जो होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग किया जाता है फिल्टरिंग के लिए किया जाता है, टाइमिंग के लिए किया जाता है, और जो पावर फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बाकी धारा उत्पन्न करना कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है धारा उत्पन्न नहीं करता है और प्रतिरोध भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कैपेसिटर में प्रतिरोध होता ही नहीं है और न ये बढ़ाने का काम करता है, केवल एक एसी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का प्रदान करता है ये। और डी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज समाप्त करना। तो कैपेसिटर वोल्टेज समाप्त नहीं करता है, बल्कि चार्ज होकर एक तरह से वोल्टेज बनाए रखता है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है एसी परिपथ में प्रेरक रिएक्टेंस किस पर निर्भर करती है। तो ये साथियों आवृत्ति और प्रेरकत्व पे निर्भर करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस का सूत्र आपने यहाँ पे देखा होगा, उसमें क्या होता है एक्सल बराबर होता है 2πfl, 2πfl होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे आवृत्ति है और इंडक्टेंस, ये दोनों क्या है यहाँ पे एक्सल पे निर्भर है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेरक रिएक्टेंस किस पे निर्भर करता है। तो ये आपका निर्भर करता है साथियों एफएल पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति और प्रेरक पे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा जा रहा है तीन फेज प्रणाली में फेज अनुक्रम ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फेज सीक्वेंस मीटर इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जो आपको देखने को मिलता है एक कंडीशन देखने को मिलता है RYB का, रेड येलो ब्लैक का कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसमें अन्य फेज जो होता है उसकी पहचान आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक उपयोग करेंगे यंत्र का, जिसको हम फेज सीक्वेंस मीटर बोलते हैं। इसके द्वारा भी आप इसका पता लगा सकते हैं। बाकी मेगर यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया, तो मेगर का उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है, जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये केवल वोल्टेज माप सकता है। और डी ऑप्शन क्लैंप मीटर दिया गया है, तो क्लैंप मीटर जो है ये धारा माप सकता है, फेज नहीं माप सकता। तो ये भी गलत है, केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि प्लेट अर्थिंग में सामान्यतः कौन सी प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जीआई प्लेट होता है और ये किस चीज का होता है, तांबे का भी हो सकता है या जीआई प्लेट का भी हो सकता है, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। प्लेट अर्थिंग में जो होता है एक तरह से आकार जो होता है इसका लंबा होता है और ये लोहे का होता है, जो कि जीआई आपका होता है। ये जो है जीआई जो है एक तरह से ये जो है एक पाइप का नाम आप समझ सकते हैं, प्लेट का नाम है। ये होता है जो कि भूमि में दबाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। बाकी लकड़ी की प्लेट का उपयोग ही नहीं कर सकते, ना ही प्लास्टिक का कर सकते, ना ही कांच का कर सकते, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा लाभ क्या है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा लाभ है कि ये स्वयं मीटर रीडिंग करता है और ऊर्जा की सटीक निगरानी रखता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अभी सभी के यहाँ पे घरों में स्मार्ट मीटर यहाँ पे लग चुका है। तो ये क्या करता है, ये स्वयं एक तरह से बिल यहाँ पे बताता है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वेबसाइटें हैं उस पर अपलोड कर देता है। और इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी देखने को मिल रही है और उपभोक्ता को कम परेशानी भी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।